ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट। ये बोलने वाली बीमारी जितना जल्दी से जल्दी हो सके खत्म कर दीजिए। आप लोग हमें वो नहीं जानते, हम केमिस्ट्री में 100 नंबर दिलवा सकता हूँ IIT में, लेकिन आपको जैसा कहा जा रहा है वैसे चलना पड़ेगा, और नहीं चल रहा है तो बता दीजिए कि हम उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम केवल बोर्ड करें। गार्जियन से बात करा दीजिए जिसको नहीं करना। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, जिस आदमी को एक CPT सॉल्व नहीं हो पा रही है, सोचो उसकी पोटेंशियल क्या होगी और वो जिंदगी में क्या करेगा, तुम अनुमान लगा लो आप इससे। और अगर टीचर के रिमाइंडर दिलाने के बाद भी अगर वो भूल जा रहा है तो सोचो कितना बड़ा वाहियात उसका दिमाग है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन NS बोहर ऑर्बिट। चलिए हम कर रहे हैं, लेट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन NS बोहर orbit with velocity vn and radius of nth Bohr orbit is Rn। तो जरा देखिए, ये जेडी है, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। आज बस पूछ के छोड़ दिए। 12th क्लास में हम 15-15 लोगों को बाहर निकाल देते हैं और 15 दिन के लिए बाहर निकालते हैं। ये सब क्या मतलब है कि टीचर चिल्ला रहा है यार, आप लोग ये टॉलरेट ही हम नहीं करते हैं। पढ़ाना छोड़ देंगे, घर पे खेती करेंगे, लेकिन ये टॉलरेट नहीं। Rn है, वेलोसिटी Vn, ये इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। अब एक बात बताओ, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। तुमने सुना होगा कि mv² r मतलब Rn, Vn², मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर था? कोलंबियन फोर्स K Q1 Q2 बाई Rn²। बोलो। हाँ सर, वो इसका मतलब me इंटू Vn² JD इंटू E डिवाइडेड बाई Rn का स्क्वायर। अब एक Rn से एक Rn कैंसिल हो जाएगा, तो mv की स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं? kjd² रख सकते हैं। बोलो हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ kjd² बाई Rn। Rn। देखिए जरा गौर। अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एंड mgh। mgh तो कोई m मास h हाइट पर आता तब पोटेंशियल निकलती है। हमने नोट्स करके लिखवाया है कि यदि दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? k q1 q2 अपॉन r माइनस k। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी माइनस होगी। माइनस के Q1 JD इंटू E डिवाइडेड बाई Rn। तो पोटेंशियल एनर्जी U कितनी आ गई बोलो? माइनस के JD² बाई Rn।
हाँ या ना? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी? Potential energy plus kinetic. प्लस काइनेटिक। जल्दी इतना नोट कीजिए पहले। एक क्लास में आते आते मूड खराब कर- कुछ आलसी और बेवकूफ लड़के भूल जाते। मैं बहुत बुरी तरीके Q potential energy है। लग क्या रही है बताओ। क्या केवल क्यों खेल Sir, आपका वो weak है network issue. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आई है? Half K Z square upon R. हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर एन। और पोटेंशियल एनर्जी कितना ये बोलो? के जेडी स्क्वायर बाई आर माइनस क्या है ना? हाफ एक्स माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स बाई टू बचे। अरे एक्स बाई टू माइनस एक्स करोगे सर तो क्या यस आएगा? सर यस माइनस एक्स बाई माइनस वन बाई टू के जेडी स्क्वायर बाई आर एन। ये आती है टोटल एनर्जी। अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन सीधे जेई में पूछा था कि यदि इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट मूव कर रहा है, कहीं मूव कर रहा होता है, तो देखो क्या काइनेटिक एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। हाँ इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड आता है फॉर मूविंग इलेक्ट्रॉन। मतलब पोटेंशियल माइनस है ना। हाँ क्या पूछ रहे हो? सर पर पोटेंशियल एनर्जी में माइनस के जेडी। इसीलिए कहते हैं कि घर पर जाके जो कहा जाता है उसको टाइम से करो, नहीं करोगे तो हर चीज में समस्या आने लगेगी। मैं यहाँ क्या लिखा हूँ? मैग्नीट्यूड लिखा हूँ। मुझे माइनस प्लस से क्या लेना है? यहाँ मैग्नीट्यूड दिखाई दे रहा है मॉड। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई करने से पोटेंशियल एनर्जी मिल जाती है। यस सर। तो इसमें मैग्नीट्यूड कहाँ से आ गया? हाँ बोलो। सर वो वहाँ पे ईटी क्या है सर? ये क्या लिखा है? ओके बोलो। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ईटी क्या होगा? तो पहला पॉइंट ये बात याद रखने वाली। दूसरी बात ये देखिए, टोटल एनर्जी भी कितनी आ रही है? -1 इसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ रहा है। बोलो। हाँ Yes, 1/2 sir. के जेड स्क्वायर Yes, sir. 1/2 के जेड। इसका मतलब दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी।
हाँ या ना? Yes, sir. मिटा दे। सर एक मिनट। सर इसकी डेफिनेशन क्या होगी सर? किसकी डेफिनेशन? सर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये खुद ही डेफिनेशन, इसकी क्या डेफिनेशन होती है? ये कोई टॉपिक थोड़ी कि इसकी डिफाइन होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? इसकी कहाँ से डेफिनेशन आएगी बताओ? मिटाएं। यस सर। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने आपने निकाल लिया टोटल एनर्जी। क्या आई टोटल एनर्जी? ई टोटल आपकी आई -1/2 के ZE²/RN। एक बात बताओ, के क्या है? 1/4πε0, इसको 9 × 10⁹ क्या ये नॉन वैल्यू है? यस सर। ई क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्या ये भी नॉन है? और Rn क्या है बोलो? 0.529 into n²/z into 10⁻10 मीटर, क्या ये भी नॉन है? हाँ या ना? तो जब Rn की वैल्यू रखोगे तो नीचे n², ये z ऊपर चला जाएगा। तो पुट आउट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो En आ जाएगी आपकी -2.18 into 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। देखिए ध्यान से, देख लीजिए एक बार। पहले तुम वीडियो ऑन करो लड़के, क्वेश्चन पूछने से पहले। वीडियो किसी का ऑफ दिखाई देगा तो बाहर जाएगा। अब क्या पूछना है बताइए? कोई कुछ पूछ रहा था? दिव्य क्या पूछ रहे थे? नहीं सर हो गया समझ। तो अगर इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना चाहें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना चाहें तो ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे याद रख सकते हैं हम कि ई टोटल या En टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट
En क्या आ जाएगा En बताइए, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रखना चाहते हैं तो, या अगर जूल में याद रखना चाहते हैं, और En बोल सकते हैं -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्रिस वाघेला क्लास नहीं है क्या भाई? हाँ सर। नित्य का देखिए वीडियो ऑफ करके मजे कर रहे हैं, उसके बाद हरिप्रिया का वीडियो ऑफ है, ऑडियो भी ऑफ है, हर्षन कुमार का ऑडियो वीडियो सब बंद है। हर्षन आवाज आ रही है? सर वो मेरा दूसरा डिवाइस है, मेरा पहला डिवाइस ना। तो आपको याद है रेडियस में क्या आता था? आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता था एन और जेड में से? एन स्क्वायर बाई जेड। वीएन में क्या आता था बोलो, ये पढ़ते हैं। जेड बाई एन। जेड बाई एन। और ईएन में क्या आ रहा है बोलो? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो। और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स निगेटिव, व्हाट इट मीन? क्वेश्चन नंबर पहला जो आपके एनसीईआरटी में पूछेगा बोर्ड में, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स निगेटिव, व्हाट इट मीन? इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निगेटिव आती है, इसका क्या मतलब? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो क्वेश्चन है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन comes negative, what it means? तो आंसर लिखेंगे, negative energy indicate that electron is bonded electron. The energy of bonded system always will be negative. The energy of bonded system always will be negative. बॉन्डेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा निगेटिव आती है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड बाय न्यूक्लियस। अगर किसी की भी टोटल एनर्जी निगेटिव आती है, आपकी सन अर्थ के चारों तरफ घूम रही है, तो उसकी भी टोटल एनर्जी निकालेंगे तो निगेटिव ही आएगी। बोलिए सर बाउंडेड मतलब कैसे एक्सप्लेन करेंगे? गुलाम, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बांध करके रखा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अधीन मोशन कर रहा है। बोलो अंडर में। हाँ सर तो सबसे नजदीक है वो, उसकी नेगेटिव एनर्जी है। अब देख लीजिए, अभी अभी निकालते हैं।
इसे मिटाएं, बोलिए। तब आपको ये तीनों वैल्यू एकदम जुबान पे याद रहना चाहिए। Rn क्या आता है, 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम। Vn क्या आता है बोलो, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z बाई n मीटर पर। और En क्या आता है बोलो, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल पर एट। क्या ये तीनों वैल्यू एकदम जुबान पे याद रहेगी? हाँ सर। देख लीजिए। तो अब देखो, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये न्यूक्लियस और ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ठीक, ये चौथा सेल है। देखिए आप हमारा काम नहीं करेंगे मॉड्यूल का तो मैं थोड़ा चिड़चिड़ा होते जाता हूँ, हिंसक होता जाता हूँ, तो मेरा ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है बच्चे, मेरा मजाकिया मूड ही अच्छा लगता है। तो उसके लिए आप अपना काम करते जाइए। एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखो तो ये बनाना नोटबुक में। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। इवन पहले सेल में एनर्जी कितनी आएगी बताओ, -13.6 इंटू Z स्क्वायर, मान लो H एटम, हाइड्रोजन एटम, तो Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा बोलो, यस सर। -13.6 इलेक्ट्रॉन। अब E2 में कितना होगा बोलो, E2 में -13.6 इंटू 2। देखो ये लड़का होमवर्क नहीं किया हो ना, बोलो। किया हूँ सर। नहीं, पूरा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट है तुम्हारा? हाँ सर। इंटीजर वाले भेज दिए हो? हाँ सर। झूठ बोलोगे, दिखाएं अभी खोल के। हाँ सर। चलो इधर, तो दूसरे सेल में जाएगा तो n बराबर 2 करोगे तो -13.6 इंटू Z स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, तो 13.6 डिवाइडेड बाई 4 होगा कि मल्टीप्लाई बाई 4 होगा? डिवाइडेड बाय 4। तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा बोलो? 3.4। 12। 3.4 -3.4। हाँ, तो E2 आ जाएगी आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो E3 कितनी आ जाएगी बोलो, E3 कितनी आएगी, -13.6 इंटू 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ रहा है बोलो? 1.51। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे डॉट 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 इंफिनिटी तक जाते आते क्या हो जाएगी? 0। इसका मतलब ये पता चल रहा है जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। देखो -13.6 -1.5 -3. बढ़ रही है कि नहीं बोलो? हाँ या ना? नहीं बढ़ रही है। -13.6 ज्यादा है या बढ़ रही है। -3.4 ज्यादा?
तो इसका मतलब लिख लो नीचे लाइन करके, न्यूक्लियस से दूर जाने पर एज वी गो फार फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीजेस। मतलब हायर सेल की एनर्जी ज्यादा होती है, लोअर सेल की एनर्जी कम होती है। पता चल गया? यस सर। द एनर्जी ऑफ हायर सेल इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ लोअर। तो अब देखिए आईआईटी टाइप का क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान से सोच समझ के बताइए। सर एक बार फिर से वो सेंटेंस बोलो ना। द एनर्जी ऑफ हायर सेल इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ लोअर सेल। इसीलिए तो बोर ने कहा था कि अगर लोअर सेल के इलेक्ट्रॉन को हायर सेल में भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। बोलो। Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन बताओ, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी required for the transition of electron from n बराबर 1 to n बराबर 3 in हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 से n बराबर 3 में भेजना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? 12.09। देख लो Yes, sir. क्या इन्होंने सही कहा? यस सर करेक्ट। हाँ सर। हाँ सर सही है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन है वहां एनर्जी निकालिए, जहां भेजना है उसकी एनर्जी निकालिए, दोनों का डिफरेंस। Yes, sir. और फिर दूसरा, एंड आल्सो फाउंड द wavelength of absorption spectrum during the transition। this transition। जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से तो कोई ना कोई एनर्जी लेके कूदेगा ना, तो हर एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होगी कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर नीचे वाला मत बेटा। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है कि जूल पर एटम? इसीलिए घर पे सर प्रैक्टिस एनर्जी को फिर सर हम hc/λ से कर सकते हैं सर। हाँ पर सर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कर लेंगे? जब तक जूल में नहीं बदलेंगे तब तक एनर्जी को hc/λ कैसे कर सकते हैं? हाँ सर। चैतन्य गिरी, हमारी आवाज सुन रहे हो? चैतन्य गिरी, यस सर। तुम घर पे जाके सो जाते हो क्या? नहीं बोलो। तुमने 20 दिन पहले जितना असाइनमेंट किया था आज भी उतना ही है, ऐसा क्यों? बोलो, रीजन तो बताओगे। शर्म आ रही है कि बेइज्जती हो रही है क्लास में हमारी, ऐसा लग रहा है? चैतन्य गिरी बोलो।
चैतन्य गिरी जल्दी बोलो, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सर वो साथ में सबमिट करूंगा इसके लिए। तो बारी बारी से सबमिट करोगे? कोई मना किया है क्या? घर वालों ने बोला है ऐसा कि बारी बारी से मत सबमिट करना? खाना तो साल भर का खाना है, एक ही दिन खाना है, रोज रोज खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ऐसा कोई बोला है? हाँ सर। तो ऐसा बेतुका बहाना कहाँ से खोज के ला रहे हो कि सब एक साथ सबमिट करूंगा? चलो कब सबमिट करोगे, डेट बताओ। सर आज रात। चलिए ठीक है, देखिए तो देखो भाई, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 to n बराबर 3। तो एक बात बताइए, तो E1 कितना होगा हाइड्रोजन? -2.8 into 10 to the माइनस minus 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 हो जाएगा। और E3 कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? -1.5। 1.51। तो डेल्टा ई कितना होगा बोलो? 3 minus E1. E3 माइनस E1। तो कितना आएगा? E3 की वैल्यू कितनी है? -1.51 माइनस 13.6। तो कितना आ गया बोलो? 13.6 माइनस 1.51 कितना आया? 12.09। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आया आपका डेल्टा ई। समझ गए? अब जरा गौर से देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो क्या आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -2.18 × 10⁻18 जूल होता है? सॉरी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। क्या ये पता है आपको? सर हम पहले ही जूल पर एटम में कर चुके हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा बोलिए? 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, जब 1 से 3 में गया होगा तो किसी फोटॉन को इसने एब्जॉर्ब किया होगा, तभी तो गया होगा। हाँ सर। तो उस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी डेल्टा ई के बराबर। तो उस फोटॉन का वेवलेंथ कितना होगा? डेल्टा ई को क्या, इस एनर्जी को दुनिया की कोई भी एनर्जी h न्यू का इंटीग्रल hc/λ कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो? 12.09 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो 1/λ कितना आ जाएगा बोलो? डिवाइडेड बाय 12.06 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू c 3 इंटू 10⁸। ये मीटर इनवर्स आएगा। अब उल्टा कर देना तो लेमडा मीटर में आ जाए। तो क्या फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजीली कैलकुलेट लेमडा? हाँ या ना? Yes sir। आंसर विल बी इन मीटर। देख लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम? पहले ही जूल पर एटम में क्या, थोड़ा सा अलग आ रहा है। अरे ऐसे कैसे अलग आएगा?
पहले किलोमीटर को मीटर में बदलो, चाहे मीटर को किलोमीटर में बदलो, अलग कैसे आ सकता है? आप एक नियम बनाइए, आप मतलब आप लोग, कि लास्ट टेस्ट में जो आया है उससे गिरने नहीं देंगे नंबर, चाहे मेहनत जितनी करनी पड़े। तब न जा करके लड़के इतिहास बदलते हैं 11th 12th से। ये ऐसे भूल गए क्या भैया, असाइनमेंट मतलब एक टेस्ट पेपर दिया गया था कि इसको लिख के जमा कर, क्यों नहीं किए? भूल गए, चलो भूल गए। फिर मैंने रात को रिमाइंडर भी दिया, फिर भी भूल गए। इसका मतलब तुम यार तो बेवकूफ हो। पढ़ने का क्या मतलब है? ऐसे कोई बोलता है? टीचर रिमाइंडर देता है, मुझे कैसे याद है, मैं क्यों नहीं भूल गया? चलो, मतलब एक बात ध्यान से समझिएगा। फिर जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में जंप करता है, तो उस दौरान वो कोई ना कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। बोलो हाँ या ना? सर एक बार वापस रिपीट। व्हेन, पहला चीज देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम, जंप्स नहीं कर रहा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन transit from lower energy cell to higher energy cell, from lower energy cell to lower energy cell to higher energy cell, higher energy cell, तो ये क्या करेगा? कोई ना कोई, किसी न किसी एक फोटोन को एब्जॉर्ब किया होगा, उतनी एनर्जी, बड़ा पैकेट तभी तो गया होगा। बोलो तुम्हें यहां से मुंबई जाना है तो 1 लीटर की बोतल लोगे या 5 लीटर वाली बोतल लोगे बिस्लरी की? बोलो बोलो हाँ या ना? यस सर। तो इसका मतलब सेल then it absorb certain photon, certain energy, या ये बोल सकते हो कि एनर्जी मतलब फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा या क्वांटा को। बोलो एंड the wavelength corresponding to that photon या that energy is called absorption spectrum। बोलो and the wavelength corresponding to that photon called absorption wavelength। एंड ऐसे जितने लाइंस आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एंड सच spectrum lines observed called absorption spectrum। बोलो
हाँ या ना? हाँ सर। और जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी सेल में आएगा या फोटोन रिलीज करे। तब क्या करेगा? फोटोन रिलीज करेगा, क्योंकि लोअर एनर्जी सेल क्वांटाइज है, उसकी एनर्जी तो फिक्स है, तो वो कहेगी इतनी एनर्जी रखे हो तभी हम लेंगे, अदरवाइज दफा हो जाओ। तो उसको अपनी एनर्जी लूज करके, अपनी एनर्जी कम करके आना पड़ेगा, बोलो। तो जब वो एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी किस फॉर्म में फेंकेगा? फोटोन के फॉर्म में। तो कुछ वेवलेंथ इमिशन की आएगी, इमिट होगी कि नहीं, बोलो। उसे क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम, बोलो। हाँ सर। वो ब्रैकेट में फर्स्ट लेटर क्या है सर? फर्स्ट लेटर हाँ एंड सर, स्पेक्ट्रम के पहले। एंड अच्छा। एंड ये सब होमवर्क न करने की वजह से हो रहा है। सर मैंने तो चलो। किया है सर। तब क्यों हो रहा है? सब लोग तुम्हारे लिए ऐसे लिख देते हैं। अब समझ, जो होमवर्क करता है उसकी तो पूजा हम करते हैं, क्योंकि वही बच्चा सिलेक्शन देता है। वो सिलेक्शन देता है तो मेरा नाम होता है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हम अपनी जिंदगी में ज्यादा संतुष्ट होते हैं। और अगर बताओ हम किसी बच्चे को पढ़ाए हैं, वो घूम रहा है, कहीं सिलेक्ट नहीं, तो क्या बीतेगी? लोग तो बोलेंगे ना आप ही ने पढ़ाया। और दूसरा पॉइंट, तो ये बोर्ड में पूछ देगा आपसे, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में समझाइए, तो बता देंगे कि नहीं, बोलो। हाँ दूसरा, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from higher energy cell to lower energy cell, higher energy cell to lower energy cell, जब हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आएगा, तो एक बात बताओ, फिर वो क्या करेगा? देन इट Emit रिलीज emits photon, then it emits photon, स्पेलिंग थोड़ा देख लेना करके, emit photon, and the wavelength corresponding to such emitted photon are called emission wavelength, बोलो। and the wavelength corresponding to such photon called emission wavelength। Yeah. हाँ, फोटोन का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। कैसे स्पेसिफिक वैल्यू कैसे है? 400 से 750 नैनोमीटर के बीच में कितनी नंबर हो सकते हैं? अनगिनत। ओके। तो हर एक नंबर एक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक वेवलेंथ एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए तो विजिबल में सन से आने वाले फोटोन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोटोन हो सकते हैं, बोलो। एंड सच स्पेक्ट्रम लाइन observed are called emission spectrum। emission। तो इन्होंने देखो, इन्होंने कैसे बोहर का ड्रॉबैक दूर कर दिया, इसका रदरफोर्ड का।
रदरफोर्ड ने कहा था कि ऐसे ऐसे घूमेगा और कहीं एनर्जी क्वांटाइज नहीं, सभी एनर्जी के सेल्स, मतलब तो एक बात बताओ, इसका मतलब जब ऐसे ऐसे घूमेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज करते 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 उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, गिर जाएगा। तो जो स्पेक्ट्रम लाइंस आनी चाहिए एकदम कॉन्टिन्यूअस आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो इन्होंने कहा ना कि डिफरेंट डिफरेंट सेल है, इसने कहा कॉन्टिन्यूअस घूम रहा है। तो घूमते 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 हम कह रहे हैं कि तुम यहां से बॉम्बे तक कॉन्टिन्यूअस दौड़ रहे हो, दौड़ते 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 दौड़ते, कहीं रुकना पानी पीना नहीं है। मेरी बात को समझो। लेकिन बोहर ने कहा कि ना ना, सेल की एनर्जी क्वांटाइज्ड है, सभी वेवलेंथ नहीं मिल सकते। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करेगा यहाँ पे, बोलो, यहां से कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही? हाँ सर। तो इसका मतलब कि बोहर was able to explain the discontinuity in spectrum line। स्पेक्ट्रम लाइन कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं होती है? क्योंकि एनर्जी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। पहली एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, दूसरी एनर्जी 3.4 की है, तो इसके बीच की अगर एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके घूमने की जगह नहीं है। दफा हो जाओ यहाँ, बोलो। चलो चलो फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा क्वेश्चन, ये नोट कर लिए, बोलो। हाँ सर। सर नीचे वाला बात। नीचे वाला लिखते हैं। ऑर्बिट का एनर्जी कैसे करते हैं फाइंड? अरे E1 E2 E3 क्या निकाले थे? तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा ना, ऑर्बिट। सेम ही एनर्जी होगी ना ऑर्बिट की। तो बोहर ने तो कहा था कि एनर्जी हर ऑर्बिट की अलग अलग, क्वांटाइज्ड है एनर्जी। तो जब क्वांटाइज्ड है तो स्पेक्ट्रम लाइंस भी तो क्वांटाइज्ड आएंगी, स्पेसिफिक ही आएंगी। सभी कैसे आ सकती हैं, बोलो? जैसे एक क्वेश्चन लिखो, चलो ये जैसे है n बराबर 1, मान लो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये n बराबर 2, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये n बराबर 3, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अरे आपने दिया था। 4। अच्छा ये क्वेश्चन किए हो? हाँ हाँ सर। तो वही तो बताना चाह रहे हैं। कि बोहर के हिसाब से लाइंस जो है इमिशन स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस आनी, हाँ आनी चाहिए, क्योंकि बोहर ने कहा कि ये एनर्जी है, फिर ये हो जाएगा सेल, फिर ये हो जाएगा सेल, मतलब एकदम हर एनर्जी का सेल होगा न्यूक्लियस तक गिरते गिरते। सर मतलब रदरफोर्ड कह रहा था कि हर एक पॉइंट में स्पेक्ट्रम बनेगा, पर मतलब कि कॉन्टिन्यूअस आना चाहिए। जैसे 50 जूल, हाँ 50 जूल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का स्पेक्ट्रम आ गया, फिर 49 जूल, फिर 48 जूल, 45 जूल, 46 जूल, 41 जूल। इसने कहा कि ना ना, बोहर ने कहा एनर्जी तो यार क्वांटाइज्ड है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, बोलो? तो जब Yes, sir. एनर्जी क्वांट, मतलब अकॉर्डिंग टू बोहर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, फिक्स, बोलो। और सर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है। हाँ, अकॉर्डिंग टू बोहर the energy of orbits are quantized। एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है, वो चेंज नहीं हो रही। that's why spectrum lines are also quantized and specific, बोलो।
स्पेक्ट्रम लाइंस भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। हाँ सर। तो एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, जेईई एग्जाम में भी। नोट नंबर 2, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ फोटॉन या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन। टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइन, या इसको और क्या बोल सकते हैं, टोटल पॉसिबल फोटॉन। टोटल पॉसिबल फोटॉन। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एज वेल एज जेईई दोनों के लिए। मैंने नीचे वाला नोट नहीं लिखा। नीचे नहीं मिटा, तो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और जेईई के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। तो पता है क्या होता है, देखो, दी टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रम लाइंस कहो, या और क्या कर सकते हो, फोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps from n2 to n1, जहाँ n2 ज्यादा n1, मतलब हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो कितने फोटॉन फेंक सकता है। तो ये आता है इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नाम सुने हो? हाँ सर। ये उसी No, से sir. डिराइव्ड फॉर्म, ये उसी से डिराइव्ड फॉर्म है। एक बार दो जुआरियों ने आपस में झगड़ा कर लिया, जुआ खेल रहे थे, गैम्बलिंग कैसीनो में। उस समय आर्यभट्ट हुआ करते थे, इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे, फिलोसोफर। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला कॉम्प्रो के लिए आर्यभट्ट के पास पहुंच गया, और आर्यभट्ट ने वहां एक मैथ की खोज कर दी जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आगे तो बहुत रिसर्चेस आए, जैसे एग्जांपल देखें, हम करें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n बराबर 5 टू n बराबर 1। बोलो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। सर आपका ये हो गया। वो सही हो जाएगा। हमारा तो स्क्रीन ही फ्रीज हुआ है, तुम लोग तो दिमाग भी फ्रीज कर देते हो, भूल जाते हो क्या दिया गया है क्या नहीं दिया। सर कर देंगे सर। कर नहीं है, हम तो भूतों से भी काम करा लेते हैं। अभी हम लोग मेरा हो गया है, मॉर्निंग मुझ से कर दिया था, पर फोटो नहीं खींचा। हो सकता है तुम लोग नेचर ना जानते हो, नए हो, अदरवाइज मैं आत्माओं से भी काम ले लेता हूँ। हाँ, बस आत्मा काम करने में इंटरेस्ट रखती थी। अगर आत्मा की नहीं हमें नहीं करना, अब तुम कह दो कि सर हमें नहीं पढ़ना है, आप बस पढ़ाइए, तो फिर हम छोड़ देंगे, हमें क्या। लेकिन अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके गार्जियन तत्पर है पढ़ाने के लिए, तब तो फिर कराएंगे। तो याद रखिए, कहीं भी गूगल क्लासरूम में गैप नहीं दिखना चाहिए आपको, जो जो असाइंड है वो करके भेजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, और हमारी बातों का बुरा मत मानिए, आपके भले के लिए कर। जब किसी को ईगो हर्ट हो रहा होगा तो ईगो करके दिखा दे। n बराबर 5 टू n बराबर 1। देखो 10, क्या आप हमें 10 दिखा सकते हैं? 1
2 3 4 5। पहले इससे एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। अब एक बात, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ आ सकता है, 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 तो ऐसा नहीं है कि सब एनर्जी सेम आएगी, एनर्जी अलग अलग आएगी। ये 4 1 2 3 4 5 ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ आए। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ है, फिर ये यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ। बोलो। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ। और ऐसा भी हो सकता है कि सीधे धम्म से कूद जाए यहाँ पे। बोलो। हाँ सर। अब जरा गौर से सोचो, चलो ये एक अलग लाइन है, इसे 1 गिन दी 5 से 1 में। ये तो दूसरी लाइन होगी ना, 5 से 4 में 2 गिन दी। ये तो तीसरी लाइन होगी 3, ये तो चौथी लाइन 4, ये 5। अब ये बताओ 5 से 3 में कभी कूदा है? नहीं ना, तो ये 6। अब देखो 5 से 2 में कभी कूदा है? नहीं ना, ये 7। 3 से 1 में कभी कूदा है? नहीं ना, 8। अभी देखो ये 4 से 2 में कभी कूदा है? नहीं ना, 9। और एक बात बताओ 5 से 2 में आ चुका है यहाँ। 4 से 1 में कहीं कूदा है? नहीं ना, 10। बाकी सब आ चुके हैं। देखो ये पहले भी रिपीट हो चुका है, यहाँ भी रिपीट, क्योंकि यहाँ रिपीट, ये भी रिपीट हो चुका है, रिपीट यहाँ पे, ये भी रिपीट। तो कितनी टोटल डिफरेंट आई? बोलो। 10। तो क्या आ जाएगी? 5 minus 1 into 5 minus 1 plus 1 divided by 2। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 5वें सेल से कूदना चाह रहा है तो वो चाहे तो 10 फोटॉन फेंक सकता है। 10 पॉसिबल अलग अलग रास्ते हैं कूदने। मेरी बात को समझ में आ रही है कि? या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 5 में जाना चाहे तो 10 अलग अलग तरीके हैं जाने के। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसका मतलब बोहर was able to explain successfully हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में मत करें। बिल्कुल नहीं रख कर रहे हैं, जल्दी नोट करिए। और थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि ये सब गलतियां दोबारा ना हो, नहीं तो मैं देखता हूं तो मेरा दिमाग सुलगने लगता है कि अगर मेरी आधी भी मेहनत बच्चा करता तो बात कुछ और होती। बोलो। यस सर। मिटा दें? नहीं सर। हाँ सर। सर आपने 10 के बाद क्या लिखा है? यू। आंसर लिखो। दूसरी चाइनीज भाषा में दिख रहा है ना? चलो तो सबसे पहले मैं बताओ कुछ बोहर की ड्रॉबैक बताओ। सर एक तो सिंगल एटम के लिए ही था वो बस। हाइड्रोजन एटम।
दिस मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अच्छा, पहली ड्रॉबैक कि दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो, दिस मॉडल explain the particle nature of electron। सर तो ड्रॉबैक कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन के दो नेचर होते हैं ना, पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्वांटम मैकेनिक्स डुअल नेचर पे थी। दूसरा, बोहर मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम like hydrogen, helium plus, lithium 2 plus T2। तीसरा, Bohr has no idea about subshell and orbital। बोलो, Bohr has no idea about subshell and orbital। तो सबसेल मतलब सेल के अंदर सबसेल होगा। सब, जैसे मान लो तुम लंदन में रहते हो, मेरा कोई रिलेटिव लंदन में रहता है, उसे यहाँ आना है वासना भाईली में, तो क्या लंदन से जहाज में बैठेगा और जहाज हमारे छत पे आ जाती है क्या? नहीं। पहले दिल्ली आएगा एयरपोर्ट, वहां से गुजरात आएगा, फिर वहां से बड़ौदा आएगा, फिर हमारे घर पे आएगा ना। बोलो, हाँ तो ऐसा थोड़ी कि एटम में शेल में इलेक्ट्रॉन है, तुमने शेल में हाथ डाला इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे मछली की तरीके ना। सेल में ये सबसेल होगा, किसमें सबसेल में ऑर्बिटल होगा। ये ये आगे सब आएगा, ये सब आगे आएगा। चौथा पॉइंट पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे स्पेक्ट्रम लाइंस में वो आ रही थी डिसकंटिन्यूटी। स्पेक्ट्रम लाइंस का नेचर बिहेवियर बदल जा रहा था, तो ये बोहर नहीं बता पाए, तो इसे ज़ेमान और स्टार्क इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो he was unable to explain effect of electric field on spectrum line। स्पेक्ट्रम लाइंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट के बारे में बोहर को कुछ नहीं। बोलो, ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो उसको कूदने का तरीका बदल जाएगा, तो स्पेक्ट्रम लाइन का नेचर तो बदल जाएगा ना। बोलो हाँ यार। हाँ सर। और मैग्नेटिक फील्ड में भी इलेक्ट्रॉन का मोशन बदल जाएगा, तो कूदने का तरीका बदल जाएगा। तो पांचों पॉइंट, he was unable to explain he was unable to explain the effect of magnetic field on a spectrum line। और इसे क्या बोलते हैं, ज़ेमान इफेक्ट। बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ सर। हाँ, बोहर एक्सप्लेन सक्सेसफुली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोहर ने बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया।
लेकिन इसके बावजूद भी बोहर का मॉडल वाज द बैकबोन, ये बैकबोन साबित हुआ मॉडर्न फिजिक्स के। बस सर आगे मतलब नहीं बोहर सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। सर ये अचीवमेंट्स में लिखना नहीं, अचीवमेंट तो सब तो इनकी अचीवमेंट है, इनको छोड़। बोहर सक्सेसफुली एक्सप्लेन अबाउट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ड्रिल 1 ड्रिल 2 लगा लिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हाँ सर। सभी लोग, क्योंकि फिर हम डालेंगे तो फिर वेट नहीं करेंगे, 24 घंटे सर का डाउट समय है। होगा। तो देखो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ हाइड्रोजन फॉर्मूला याद रख। जैसे इफ इलेक्ट्रॉन इज इन N1 शेल, अगर N1 शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो EN1 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाई N1² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो। एंड आफ्टर एक्साइटेशन एक्साइटमेंट के बाद इट रीच इनटू N2 शब्द, ये N2 शब्द में पहुंच जाता है। तो EN2 कितना आएगा बोलो? -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाई N2² इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच का डिफरेंस के क्या होगा बोलो? डेल्टा ई, हाँ या ना? हेलो। हाँ सर। तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी? EN2 माइनस EN, क्योंकि डेफिनेटली है कि N2 इज ग्रेटर देन N1, इसलिए EN2 भी क्या होगा? ग्रेटर देन EN1 हो। तो इसका मतलब बताओ, -13.6 इंटू Z² कॉमन ले, चलो अभी N1² -13.6 इंटू Z² डिवाइडेड बाई N2। अब एक बात बताओ, 13.6 कॉमन ले लो, Z² तो क्या आएगा बोलो? ये 1/, प्लस हो जाएगा, सॉरी N2, 1/N1² माइनस 1/N2²। बोलो, ये डेल्टा ई, ये है अभी है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसे जूल में करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो? 13.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज मल्टीप्लाई कर दो 1.6 10⁻19 Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। अब ये जूल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। अब बताओ, डेल्टा ई को क्या ले सकते हो? hc/λ, तो 1/λ इधर कर दो तो hc इधर चला जाएगा। 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻34 h इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू Z² 1/N1² माइनस 1/N2²।
अब ये देखो किसमें आ जाएगा, लेमडा मीटर में होगा तो 1/λ मीटर इनवर्स, तो ये मीटर इनवर्स में आ जाएगा। हाँ या ना बोलो। तब जरा गौर से देखो, तो 1/λ क्या आ जाएगा, इसी 1/λ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू, ये सब मल्टीप्लाई करके देखना, ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में करें तो 10⁻⁻2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 109,677 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बोलिए हाँ या ना। यस सर। इसको हम लोग कहते हैं RH, रिगबर्ड कांस्टेंट। यह RYDGBURD, रिगबर्ड कांस्टेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH। देखिए क्या ये फॉर्मूला सबको समझ आया? सर थोड़ी स्क्रीन सर। नीचे करो, क्या करो, स्क्रीन क्या करें स्क्रीन? दिख नहीं रहा नीचे। अरे नीचे कुछ है ही नहीं भाई। दिख रहा है, बोलिए। यस सर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इसकी मदद से लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, देखो हाँ सर लिख लिया। सर वो RN के नीचे आपने क्या लिखा है? RN नहीं, RH है, RH, हाँ सर उसके नीचे। रिगबर्ड कांस्टेंट। तो मतलब तुम्हें ये वैल्यू याद, ये इक्वेशन याद रखना है कि वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, जहां RH क्या है, रिगबर्ड कांस्टेंट 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी वैल्यू। ठीक है, और अगर RH की वैल्यू जूल में लिखना चाहेंगे तो रिगबर्ड कांस्टेंट जूल में भी लिख सकते हैं। कौन सी होगी बताइए? 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये भी RH ही हो। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। लेकिन ये जूल में होता है, तो तुम एनसीईआरटी कन्वेंशन को फॉलो करो, ये याद है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा बोलो?
जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं। चलो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही आगे की शुरुआत होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। डॉक्टर के और हाँ सर। बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग। और